मूवी की स्टार्टिंग में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक खतरनाक खड़ी पहाड़ी में चढ़ाई कर रहा है। इस खतरनाक चट्टानों की चढ़ाई के दौरान उसने सेफ्टी बेल्ट भी पहन रखी है और ये चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और माइक बार बार ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में माइक बिना सेफ्टी बेल्ट के ही पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और आखिर में पहाड़ों के ऊपर पहुँचने के बाद माइक बहुत खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम माइक को अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां वो बताता है कि वो बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया था, जिसे सुनकर उनकी साइकियाट्रिस्ट उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर माइक की भाई की मौत हो चुकी है जिस वजह से वो शायद सदमे में है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन माइक कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट उन्हें उनकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए उन्हें मेडिसिन के साथ ही बुक भी पढ़ने को देती है। इसके बाद माइक बिना मेडिसिन लिए सिर्फ बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर माइक अपने भाई की तस्वीरें देखने लगता है क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो एक काफी पुराना लेटर ओपन करता है जो उसके भाई ने उसे भेजा था। उस लेटर में उसके भाई की अंतिम इच्छा लिखी होती है, जो है कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को माउंट एवरेस्ट में बिखेर दिया जाए। फिर माइक अपने भाई की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है और यहाँ से काठमांडू के लिए टिकट बुक करता है। इधर काठमांडू शहर में हम एक जगह रुद्र नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक करप्ट कंपनी की ओर से अपने सामने खड़ी लोगों को ये बता रहा होता है कि हम एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने जा रहे हैं जिससे सभी लोगों को बिजली मिलेगी, मगर इसके लिए बस्तियों को खाली करना होगा, जिसके लिए ये लोग राजी नहीं होते। तभी वहाँ पर गणेश नाम का एक आदमी अपना स्पीच देने ऊपर जाता है। गणेश की फैमिली कई सालों से काठमांडू शहर के लोगों की सेवा कर रहा है, इसलिए वहाँ के सारे लोग सिर्फ उसे ही पसंद करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम वहाँ के पहाड़ों में एक बस को देखते हैं जिसके ठीक सामने एक ट्रक खड़ी होती है। तभी बस ड्राइवर उस ट्रक को पीछे हटने के लिए कहता है, मगर वो बस को टक्कर मारते हुए पीछे धकेलने लगता है, जिस वजह से वो बस नीचे खाई में गिर जाती है और उसके अंदर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इधर गणेश लोगों को बताता है कि ये डैम हमारे लिए जरूरी है, मगर हमारी नदियाँ बहुत पवित्र है और वहाँ डैम बनाने से हमारे पूर्वजों के साथ रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए हम ये डैम नहीं बनाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गणेश का बेटा विजय उसे बताता है कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल जो बस खाई में गिरी थी उसी में गणेश के फादर भी मौजूद थे। गणेश ये सुनकर बहुत दुखी होता है। गणेश को शक होता है कि ये एक्सीडेंट उसके खिलाफ खड़े रुद्र का ही कोई प्लान होगा और अगला नंबर उन दोनों का हो सकता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर प्लेन में सफर के दौरान माइक को अपने भाई के साथ बिताए आखिरी पल याद आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका भाई मिलिट्री में था और उसने इराक में जाने से पहले उसे वो लेटर दिया था। इसके बाद जब माइक की आंखें खुलती है तो वो नेपाल पहुंच जाता है। माइक यहाँ पर पहली बार आया है और वो एयरपोर्ट से सीधा अपने होटल पहुंचता है, जहाँ पर वो अपनी गाइड थानी से मिलता है। इसके बाद वो गाइड के साथ कार में बैठकर वहाँ के नजारों को देखने लगता है। थानी बताती है कि वो कई सालों तक आर्मी में थी और तभी माइक अपने भाई के बारे में सोचने लगता है, जहाँ उसे याद आता है कि इराक में एक खतरनाक मिशन के दौरान उसका भाई बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और हॉस्पिटल में उसकी आंखों के सामने ही उसके भाई की मौत हो गई। इसके बाद वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। थानी उसे एक टूरिस्ट बस में ले जाती है जो उन्हें माउंट एवरेस्ट की ओर ले जाएगी। वहाँ उनके साथ ही अमेरिका से आए एक प्रोफेसर इवान और उसकी बेटी स्टार भी बस में चढ़ जाती है जो माउंट एवरेस्ट की ओर जाने वाले है। स्टार बस में अपना बैग रखते हुए थानी का बैग गिरा देती है और इस वजह से थानी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर इवान माफी मांगते हुए बैग को अच्छे से रख देता है। ये बस स्पाइक नाम का एक आदमी चलाने लगता है। स्पाइक बताता है कि हम 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे और अगर रास्ता साफ रहा तो उससे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तब माइक ड्राइवर से पूछता है कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने में कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि उसे आगे पैदल जाना है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम विजय को देखते हैं जो मार्केट में सामान खरीद रहा होता है और तभी उसके फादर गणेश का फोन आता है जो पहाड़ों में एक जगह पर छिपा हुआ है।
क्योंकि उसने डैम बनने से रोक दिया है और इस बात पर गुस्सा होकर रुद्र उसके पीछे पड़ा है। वो विजय को बताते हैं कि मैंने कई महीनों का राशन इकट्ठा कर लिया है और वो जल्दी से विजय को अपने पास बुलाता है और साथ ही उससे कहता है कि वो अब से कोड वर्ड के साथ बात करेंगे। इसके बाद विजय अपने फादर से मिलने के लिए उसी बस में चढ़ता है जिसमें माइक है और उसे जीत और युग नाम के रुद्र के 2 लोग उस पर नजर रखे हुए थे और वो दोनों भी उस बस में चढ़ जाते हैं। फिर बीच रास्ते में अचानक जीत विजय के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर युग और जीत सबको धमकी देते हुए चुप रहकर बस को चलाते रहने के लिए कहते हैं और साथ ही वो सभी लोगों के फोन्स भी जब्त कर लेते हैं और वो स्टार का भी फोन लेकर उसे बाहर फेंक देते हैं ताकि वो कोई हेल्प ना मांग सके। फिर वो दोनों गन दिखाकर ड्राइवर को बस को गलत दिशा में मुड़वा देती है। तब धानी माइक को बताती है कि नेपाल के किडनैपर्स कभी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ते। तभी माइक को नीचे एक खिड़की दिखती है और ऊपर साइड में एक कुल्हाड़ी भी दिखाई देती है। जब आगे बकरियों की वजह से बस रुकती है तो धानी तुरंत कुल्हाड़ी ले लेती है और माइक उस खिड़की के सहारे कुल्हाड़ी से चलते हुए टायर को चीर देता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, माइक और धानी उन दोनों के साथ फाइट करते हैं और आखिर में माइक युग को मारकर उसे नीचे फेंक देता है। मगर जीत बहुत खतरनाक होती है और जब वो माइक के ऊपर भी भारी पड़ती है तो स्टार एक गन को पास करती है जिसकी हेल्प से धानी उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। तभी उस टायर की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस एक ऊंची जगह पर जाके अटक जाती है। किसी तरह से वो सभी लोग धीरे धीरे बस से उतरते हैं लेकिन माइक बस से नहीं उतरता क्योंकि उसकी भाई का कलश वहीं पर है और वो एक स्टिक की हेल्प लेकर किसी तरह से कलश को लेकर बाहर आता है। तब वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और माइक उन्हें बताता है कि 2 लोग विजय को किडनैप करना चाहते थे। फिर पुलिस जीत को अरेस्ट कर लेते हैं और साथ ही बेहोश विजय को भी अपने साथ ले जाते हैं। पास ही बस्ती में ये लोग बस का टायर ठीक करने लगते हैं। इधर प्रोफेसर इवान पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उस बेहोश लड़के का क्या नाम है और वो कैसा है, मगर पुलिस ऑफिसर को सिर्फ नेपाली आती है, इसलिए धानी ट्रांसलेट करके प्रोफेसर को बताती है कि उसका नाम विजय है। ये नाम सुनते ही प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे क्योंकि ये न्यूज काफी फैल चुकी थी कि उन्होंने डैम नहीं बनने दिया। यहाँ धानी की मुलाकात स्टार से भी होती है। स्टार उसकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए पूछती है कि क्या वो उसे सिखाएगी, तो धानी कहती है कि हाँ बिल्कुल, समय आने पर जरूर सिखाऊंगी। इसके बाद वहाँ पर नई टूरिस्ट बस आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगर प्रोफेसर को विजय के लिए फिक्र होती है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को उससे मिलने के बारे में कहता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रुद्र और उसके लोग भी आ जाते हैं। रुद्र विजय से उसके फादर के बारे में पूछता है मगर विजय उसे कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को उसे मारने के लिए कहता है। दरअसल उसने पुलिस को भी खरीद लिया है और इस बात का शक प्रोफेसर को हो चुका है क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि बस हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस वहाँ पर कैसे पहुँची, जबकि किसी ने उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया था। इसके बाद प्रोफेसर माइक और धानी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता और तभी उन्हें विजय के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और माइक उसे मार के बेहोश करते हुए अंदर पहुँच जाता है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट करके विजय को छुड़ा लेते हैं। उसी दौरान वहाँ पर रुद्र पहुँच जाता है। तभी प्रोफेसर इवान रुद्र को कहता है कि वो अमेरिकन एम्बेसी से है, इसलिए वो उन्हें बताकर उसका पर्दाफाश कर देगा। ये सुनते ही रुद्र उसे गोली मार देता है। इसके बाद ही माइक और धानी विजय को लेकर किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं और चलती बस में चढ़ जाते हैं। बस में धानी स्टार को बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर स्टार बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उनके बस के सामने रुद्र की गाड़ी आकर रुकती है और वो बस ड्राइवर स्पाइक को गोली मार देते हैं, जिसके बाद माइक बस को चलाता है और वो एक नाइफ से एक टेम्पो की रस्सी काट देता है, जिसके बाद सीमेंट पाइप्स नीचे गिर जाती है और रास्ता बंद होने के कारण रुद्र उनके करीब नहीं पहुंच पाता और माइक बस को बहुत दूर ले जाता है। फिर उनके आगे दोनों तरफ 2 रास्ते होते हैं। तब विजय बताता है कि हमें यहाँ से अन्नपूर्णा हाईलैंड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर उसके फादर छुपे हुए हैं। वहाँ पर वो लोग मिलिट्री की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वह चाइना का बॉर्डर बहुत करीब है। इधर रुद्र आगे जाने के लिए उन सीमेंट पाइप्स को हटाने लगता है। इधर स्पाइक को सभी लोग बस से बाहर निकालते हैं, जिसकी अब बचने की उम्मीद नहीं है और वो अपनी ही बस में नहीं मरना चाहता। तब माइक उसे एक गन देता है ताकि वो उन लोगों को रोक सके और फिर वो लोग उसे वहाँ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ही खड़ी ढलान है और यहाँ से गुजरना मतलब मौत। तभी उन्हें वहाँ पर एक मशीन दिखाई देती है जो गाड़ियों को नीचे उतरने में
में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प लेकर वो लोग बस को खड़ी ढलान में आसानी से चला सकते हैं। वो लोग उस मशीन की हेल्प से नीचे जाते हैं और तभी बीच रास्ते में ही मशीन खराब हो जाती है। फिर बिना रस्सी के नीचे जाने से बहुत खतरा हो सकता है, मगर फिर भी माइक नीचे जाने का फैसला करता है। फिर माइक धीरे धीरे बस को नीचे ले जाने लगता है और तभी बस सीधे एक चट्टान से टकराकर पलट जाती है, मगर बस के अंदर सभी लोग सेफ होते हैं और वो सभी बाहर आते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि बस के पिछले टायर्स टूट चुकी है, जिसका मतलब है कि वो लोग और आगे नहीं जा सकते और आगे उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। तब धानी कहती है कि अगर ये बस नहीं पलटती तो वो लोग सीधे खाई में गिर जाते और उन सब की मौत हो जाती। और तभी वो लोग देखते हैं कि नीचे ऐसे ही गिरने वाले बहुत सारे ट्रक्स मौजूद है। तब माइक के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो उन ट्रक्स के टायर्स को बस में लगा सकते हैं और फिर वो लोग एक रस्सी की हेल्प से बस को सीधा खड़ी करते हैं। उसी दौरान वहाँ पर रुद्र और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। वो लोग स्पाइक के पास आकर उनका पता पूछता है, जिस पर स्पाइक साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद वो लोग स्पाइक को मार देते हैं और आगे चलकर वो लोग भी उसी खड़ी ढलान पर पहुँचते हैं और वहाँ की मशीन से धुआं निकलता हुआ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग मशीन की हेल्प से नीचे गए थे। तब पुलिस ऑफिसर रुद्र को बताता है कि ये मशीन ठीक होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। इधर माइक और धानी रस्सी की हेल्प से नीचे उतरकर गाड़ी के पार्ट्स ढूंढने लग जाते हैं और ऊपर स्टार और विजय दोनों मिलकर सामान को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी दौरान विजय और स्टार एक दूसरे के साथ काफी बातें करने लगते हैं और सारा सामान ऊपर लाने के बाद वो लोग बस को पूरी तरह से ठीक करके आगे बढ़ते हैं। इधर रुद्र के पास विजय के फोन पर एक मैसेज आता है जो उसके फादर ने भेजा है और तभी रुद्र उन्हें रिप्लाई देकर कहता है कि वो उनका लोकेशन भूल गया है, इसलिए वो उनसे उनका लोकेशन पूछता है और गणेश उसे अपना लोकेशन भेज देता है। फिर रुद्र जल्दी से एक स्पीड बाइकर को उसे मारने के लिए भेज देता है। ये बाइकर शॉर्टकट से जल्दी उस घर तक पहुंच जाता है, मगर यहाँ गणेश ने ट्रैप बिछाया हुआ था और फिर वहाँ ब्लास्ट होकर वो आदमी मारा जाता है। इधर जब विजय और सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो घर जल गया है, मगर उसके बाद ही वो लोग गणेश को देखते हैं जो बिल्कुल सेफ है। तब गणेश विजय को बताता है कि उसने रुद्र को गलत लोकेशन भेजी थी क्योंकि उसे उसका मैसेज देखकर शक हो गया था। गणेश जब सभी लोगों से मिल रहा होता है तभी माइक बेहोश हो जाता है क्योंकि स्पाइक के साथ ही उसे भी गोली लगी थी, मगर उसने किसी को नहीं बताया था। इधर रुद्र उस मशीन की हेल्प से गणेश के दिए हुए लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर वो बाइकर ब्लास्ट होकर मारा गया था। रुद्र को गणेश के ना मिलने पर काफी गुस्सा आता है, मगर उसे पता है कि गणेश जरूर उसके आसपास ही होगा। इधर धानी और स्टार मिलकर माइक की गोली निकालने लगता है और बाहर गणेश विजय को बताता है कि चाइना की बॉर्डर तक जाने के लिए उन्हें एक खाई को पार करना होगा और उसमें कोई ब्रिज नहीं है, इसलिए वो लोग क्रेन का यूज करेंगे। जब धानी स्टार को बाहर पानी लाने के लिए भेजती है तब वो देखती है कि रुद्र के लोग उनके आसपास आ गए हैं। इसके बाद गणेश और विजय बस को छुपा देते हैं और धानी लाइट ऑफ कर देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर स्टार पर अटैक कर देता है, मगर धानी उसे मार देती है। इसके बाद धानी स्टार को फाइटिंग स्किल्स सिखाती है ताकि वक्त आने पर वो खुद को बचा सके। सुबह होने पर धानी माइक के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उसने गोली लगने के बारे में उसे नहीं बताया था। इसके बाद वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर वो लोग उस खाई तक पहुँच जाते हैं और प्लान के मुताबिक वो लोग क्रेन की हेल्प से बस को ले जाने लगते हैं। गणेश इंजन ऑन करके बहुत खुश होता है कि आखिर में वो लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ रुद्र के लोग आ चुके हैं। गणेश उन्हें रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। विजय उसे बुलाता है, मगर वो कहता है कि अब आगे की जिम्मेदारी उसे ही लेनी होगी। माइक बस के अंदर होता है और तभी धानी उनके ऊपर गोली चलाते हुए इंजर्ड हो जाती है। तभी जीत बस को बीच में ही रोक देती है, जिससे वो सब पूरी तरह फंस जाते हैं। उसी वक्त रुद्र गणेश को गोली मार देता है और बस के अंदर से विजय रोने लगता है। इधर जीत बस को पहले की जगह पर खड़ी करने लगती है। उसी दौरान माइक वहाँ पहुंचकर उसे रोकने लगता है और किसी तरह वो इंजन ऑन करके बस में चढ़ जाता है। रुद्र के लोगों को रोकने के लिए धानी ऑयल कंटेनर्स पर शूट करती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और फिर वो लोग बस को दूसरी तरफ लाकर भाग जाते हैं। मगर अब भी वो सुकून की सांस नहीं ले सकते क्योंकि रुद्र के लोग भी क्रेन की हेल्प से दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं और वो लोग बस का पीछा करने लगते हैं। तब धानी देखती है कि जीत पीछे गाड़ी पर चढ़कर एक मिसाइल शूट करती है, जिसे देखते ही माइक बस को तो बचा लेता
देता है, मगर मिसाइल सीधा टनल पर जा टकराती है। इसके बाद बस उस टनल के बंद होने से पहले ही जाने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे पहले ही एक बाइकर काफी स्पीड से आगे जाकर एक बम को फिट कर देता है। इसके बाद माइक बहुत स्पीड से बस को टनल से निकालता है और वहाँ पर बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है। उसके बाद ही जीत एक पुलिस ऑफिसर के साथ आकर बस में चढ़ जाती है, जहाँ पर वो सबको इंजर्ड करके विजय को मारने जाती है, मगर तभी धानी उसे रोकने जाती है, मगर वो उस पर भी भारी पड़ती है। इतने में पुलिस ऑफिसर भी बस में चढ़ जाता है और वह माइक के साथ बहुत फाइट करने लगता है। तभी जीत धानी को एक बेल्ट से दबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी स्टार उसे बचाने की कोशिश करती है और तभी जीत उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन धानी की सिखाई हुई टेक्निक से वो जीत को नीचे गिरा देती है। और इधर दूसरी तरफ माइक अपने भाई के कलश से पुलिस ऑफिसर के सर को फोड़कर उसे भी नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों खाई में गिरकर मर जाते हैं। अब उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है सिवाय रुद्र के। और तभी रुद्र अपनी गाड़ी लेकर बस के सामने आ जाता है और माइक उसकी गाड़ी को पीछे खाई की तरफ धक्का देकर उसे भी खाई में गिरा देता है, ठीक उसी तरह जैसे विजय के दादाजी गिरे थे और रुद्र भी खाई में गिरकर मारा गया। इसके बाद आखिर में वो लोग चाइना के बॉर्डर पहुंच जाते हैं और चाइनीज ऑफिशियल्स उन्हें देख लेते हैं और वो सभी बच जाते हैं। आखिर में विजय ये अनाउंस करता है कि हम एक छोटा डैम बनाएंगे, जिससे सभी जरूरतें भी पूरी होगी और बस्तियों को हटाने की भी जरूरत नहीं होगी और उनकी नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। इसी खुशी की माहौल में माइक अपने सभी साथियों से आखिरी बार मिलता है। इधर स्टार की माँ भी आ चुकी है और वो उनसे मिलकर वापस चली जाती है। अब एक अधूरा काम बाकी था। माइक धानी के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर अपने भाई की अस्थियों को बिखेर देता है। अब जब सारा काम खत्म हो चुका है तो धानी माइक को एयरपोर्ट छोड़ देती है। धानी से आखिरी बार मिलकर वो आगे चला जाता है। तभी उसे अपने भाई की एक बात याद आती है। जहाँ वो लोग पहली बार चढ़ाई करने गए थे, वहाँ उसके भाई ने उससे कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है और वो सिर्फ जीने के लिए होती है, दुखी होने के लिए नहीं। अक्सर हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, मगर हमें इसी गम में जीकर अपनी जिंदगी यूं गंवानी नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर खुशी के हर पल को जीना चाहिए जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। माइक एक स्माइल के साथ वापस धानी के पास आता है, यानी अब वो बाकी की जिंदगी धानी के साथ बिताएगा। इसी के साथ मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।